भी याद रह गए ना कि ए से एयरवे था, बी से ब्रीदिंग था और सी से क्या था, सर्कुलेशन था। तो आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो। तो केवल आपको ये 3 पॉइंट तो अच्छे से याद रखने ही हैं। ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अगर ये आपको याद है तो आप पूरा रिसक्सिटेशन इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना पहला टॉपिक ले रही हूँ इसके अंदर, एयरवे। मैंने अभी आपको बताया कि एयरवे के अंदर हम 3 चीज़ों पर मेन फोकस कर रहे हैं कि एक तो उसकी पोजीशन देखेंगे, दूसरा अगर कोई उसके माउथ कैविटी के अंदर कोई भी सिक्रीशन है, कोई मटेरियल है तो उसको बाहर निकालेंगे, उसका सक्शन करेंगे, और तीसरा है अपना एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब आपको देखो, बुक्स के अंदर आप कोई भी बुक खोलोगे बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो कि और इसके अंदर क्या क्या, लेकिन जो हमारी क्लासेस रहती हैं या हमारे नोट्स रहेंगे वो उनका मेन फोकस रहता है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हो तो ये सफिशिएंट है। बाकी अगर किसी को अपनी नॉलेज पर्पज़ से पढ़ना है तो वो बुक खोल सकते हैं और आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास उतना ही टाइम होता है तो आप उतना ही लिख सकते हो। इसलिए केवल जो मेन पॉइंट हैं वो कवर किए गए हैं इसके अंदर। ये जो टॉपिक है इसके अंदर बात कर रही हूँ, नोट्स तो सारे कंप्लीट ही हैं, ठीक है। तो ओपनिंग द एयरवे में, यानी कि पहला पॉइंट अपना क्या था, एयरवे था। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ हमें उसको किस पोजीशन में लिटाना है, उल्टा सीधा या इस करवट से लिटा दिया, उस करवट से लिटा दिया, इस चीज़ का भी तो ध्यान रखना है कि हमें उसको ऐसी पोजीशन में लिटाना है जिससे उसका जो ट्रैकिया है और ये फेरिंग्स वाला जो पार्ट है वो एक ही लाइन में आ जाए। अब पता चले कि फेरिंग्स तो इधर है और ट्रैक, उसकी पोजीशन आपने गर्दन को मान लीजिए ऊपर उठा के रखा। आप इमेजिन कीजिए, मैं डायग्राम में यहाँ पे आपको नहीं समझा सकती, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि बच्चे को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी गर्दन को, उसका जो बॉडी एरिया है उससे ऊपर उठा रखा है। तो क्या ट्रैकिया और ये फेरिंग्स वाला पार्ट है ये एक ही सीध में हो पाएंगे क्या, एक ही लाइन में हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। और नहीं हुए तो एयर अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, एयर अंदर नहीं जा पाएगी, तो रेस्पिरेशन उसका शुरू नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले तो उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। तो कैसे लेटाना है, कैसी कौन सी पोजीशन होती है जिसमें ट्रैकिया और फेरिंग्स एक सीध में आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नवजात शिशु को इस तरह लिटाना चाहिए कि उसकी गर्दन वायु मार्ग के लिए सीधा हो और सिर हल्का नीचे हो। तो ट्रैकिया और जो फेरिंग्स है वो एक ही सीध में कब आएंगे, जब उसका हेड ऊपर ना उठा के हल्का सा नीचे कर देंगे ना अपन। आप थोड़ा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि पहली पोजीशन, रिसक्सिटेशन में पोजीशन क्या होती है बच्चे की, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसका ज़्यादा नीचे नहीं करते हैं सर, हल्का सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा ही, ठीक है। उसी से क्या होगा, दोनों एक ही सीध में आ जाएंगे और एयर इजीली अंदर जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही याद रखना है कि हमें उसकी पोजीशन सही रखनी है। उल्टा सीधा लिटा दिया तो वो क्या है, एयर अंदर नहीं जा पाएगी। दूसरा है फिर सक्शन। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यदि म्यूकोनियम नहीं है तो पहले क्या करना है, अगर म्यूकोनियम है तो भी क्लीन करना है, अगर नहीं भी है तो भी क्या है, थोड़े बहुत सिक्रीशन तो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो म्यूकोनियम नहीं हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें उसका माउथ, नोज, नेजोफेरिंग्स के म्यूकस को क्या करना है, क्लीन करना है। और म्यूकोनियम नहीं है तो ये सारा काम हम फिंगर से ही कर सकते हैं। फिर हमें लेरिंगोस्कोप, एंडोट्यूबियल इंट्यूबेशन, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर म्यूकोनियम होगा तो हम इस स्टेप पे भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो सक्शन में क्या कर रहे हैं कि जो भी सिक्रीशन है, जैसे सलाइवा हो सकता है या एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, अगर म्यूकोनियम नहीं है तो फिर हमें लोअर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम फेरिंग्स के पार्ट को ही क्लियर कर देंगे तो काम चल जाएगा। और फिंगर से क्लीन करना है। अब फिंगर से ऐसे तो नहीं, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल डॉक्टर है और उसके नेल्स बड़े हुए हैं और उसने क्या किया, फिंगर लेके बच्चे के माउथ में डाल दी, तो क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसमें हमें क्या जो है सावधानी रखनी है कि जो नेल्स हैं वो कटे हुए होने चाहिए। दूसरा, जो फिंगर्स होंगी उन पे हमें कोई सॉफ्ट चीज़, जैसे कि कोई कॉटन थोड़ा सा लपेट लेना, उसके बाद उसके मुंह को क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे,
ठीक है। तो इससे जब कॉटन लपेट के फिंगर्स पर क्लीन करेंगे तो उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो क्या है, कॉटन अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेगा कोई भी फ्लूइड होगा उसको, और दूसरा क्या है कि कोई भी बच्चे का जो बक्कल कैविटी है उसमें कोई इंजरी नहीं होगी। तो ये क्लियर है, सक्शन में क्या किया हमने। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे ने म्यूकोनियम सक कर लिया, ठीक है, म्यूकोनियम सक कर गया, सक करते ही यहाँ से भी आगे जा चुका है, वो म्यूकोनियम जो है वो नेजोफेरिंग से आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा चुका है, अंदर तक जा चुका है। तो उसको कैसे क्लीन करेंगे हम, तो लोअर एयरवेज के सिक्रीशन को क्लीन करने के लिए एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, तथा जो बेबी म्यूकोनियम शक कर लिए हैं उनके लिए क्या करवाएंगे हम, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी फ्लूइड जा चुका है या म्यूकोनियम जा चुका है तो हमें क्या करवाना है बच्चे के लिए, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब इसका प्रोसीजर सुनिएगा ध्यान से कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करवाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर है इसका, सबसे पहले क्या करना है, जो बच्चा है उसको हमें किसमें, सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, यानी कि बिल्कुल सीधा उसको लेटा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तथा शोल्डर के नीचे टॉवल रख लेनी है। इसी तरीके से आप इसका थोड़ा डायग्राम भी देख सकते हो या यूट्यूब पे कोई सब्सिटेशन की वीडियो भी देख लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो कैसे करवाना है, सबसे पहले हमें उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, फिर उसके बाद उसके शोल्डर के नीचे टॉवल रख लेना है। क्यों रख रहे हैं टॉवल, जिससे ज़्यादा प्रेशर ना आए, ज़्यादा जो भी हम आगे लेरिंगोस्कोप इनका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर ना आए बच्चे के ये थ्रोट वाले एरिया में, इसलिए क्या करेंगे हम टॉवल रख लेते हैं। फिर डॉक्टर जो है पीडियाट्रिशियन है वो क्या करेगा, अपने इंडेक्स फिंगर व थंब से, इमेजिन करते चलिए कि आप खुद ही कर रहे हैं ये प्रोसीजर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, डॉक्टर ने क्या किया, जो भी डॉक्टर है उसने क्या किया, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से नियोनेट के माउथ को ओपन करके लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से तो उसने उसको ओपन कर लिया, राइट हैंड से तो क्या किया, इंडेक्स फिंगर से और थंब से माउथ को ओपन कर रखा है, और लेफ्ट हैंड से क्या कर रहा है, लेरिंगोस्कोप को पकड़कर नेजोफेरिंग से एपिग्लोटस तक उसको एंटर कराना है। तो लेरिंजो जो स्कोप है उसको लेफ्ट हैंड पर पकड़ के उसके माउथ को ओपन करके, माउथ को ओपन कर रखा है किसकी हेल्प से, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से, और इसको लेरिंगोस्कोप को हम एंटर करवाएंगे कहाँ से, जो नेजोफेरिंग्स है वहाँ से लेके एपिग्लोटस तक, ठीक है, ये हमने एंटर करवा दिया। अब वहाँ पे हम पहुँच गए, एपिग्लोटिस ग्लोटिस वाले पार्ट तक पहुँच गए। तो जहाँ तक पहुँचे हैं पहले वहाँ के सिक्रीशन हटाने हैं हमें। तो ग्लोटिस एरिया में जितने भी सिक्रीशन होंगे, जैसे म्यूकस हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, म्यूकोनियम हो सकता है, उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, क्लीन करना है वहाँ से। फिर क्या करना है, एक कर्व्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, अब देख लीजिए जहाँ भी मैंने ईटी लिख रखा होगा, जहाँ भी ईटी लिख रखा होगा, वैसे तो ब्रैकेट में भी लिख रखा है लेकिन हो सकता है कहीं छूट गया हो, नहीं छूटा है वैसे तो उसका मतलब क्या होगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो एक कर्व्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, कर्व्ड कैसी होगी, इस तरीके से कर्व लिए हुए एक ट्यूब होगी एंडोट्रैकियल ट्यूब, हमें उसको क्या करवाना है, लेरिंग्स में धीरे धीरे क्या करवाना है, उसको एंटर कराना है। लेरिंग्स में ही तो एंटर करवाएंगे, ईसोफेगस में तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम किसको क्लीन कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एयरवे को क्लीन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी सिक्रीशन थे ग्लोटिस के पास वाले उनको क्लियर कर लिया, फिर एक ट्यूब एंटर करवा दी, लेरिंग्स में एंटर करवा दी। फिर क्या किया, वो ट्यूब जो होगी, एक बार ट्यूब का भी डायग्राम देखिएगा आप, वो ट्यूब जो होगी उसमें क्या होगा, हल्का सा जैसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, पाइप जैसा स्ट्रक्चर मतलब होलो होगी अंदर से, ट्यूब कैसी होगी, अंदर से हॉलो होगी। तो क्या क्या करेगा, जो एक जैसे मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, और ये वाला पार्ट तो जो है वो बच्चे के लेरिंग्स में उसने एंटर करा रखा है, और ये वाला पार्ट जो है वो बाहर है। तो यहाँ पे वो अपने माउथ से क्या करेगा, फूंक मारेगा इसके अंदर, और यहाँ से एयर जो है डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, ट्रैकिया में चली जाएगी। यानी कि बच्चे को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी कि नाक से रेस्पिरेशन करूँ या मुँह से, जो डॉक्टर है उसने सीधे के सीधे एयर उसके ट्रैकिया से लंग्स में पहुँचवा दी, ठीक है। तो ये होता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो देख लेते हैं थोड़ा आगे और क्या लिखा है, कि एंडोट्रैकियल ट्यूब को उसने एंटर करवा दिया, फिर डॉक्टर अपने मुंह से ट्यूब में क्या करेगा, फूंक मारेगा,
जिससे पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन हो जाता है। पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन यानी कि फूंक मारी, एयर डायरेक्ट अंदर गई और बच्चे ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे शिशु सामान्य रूप से श्वसन लेने लगता है और ट्यूब को निकाल लिया जाता है। अब जैसे ही उसने क्या है, फूंक मारी, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन हुआ, सिग्नल गया सीएनएस के पास, लंग्स एक्सपांड हो गए, एयर अंदर आना शुरू हो गई, तो हम जो हमारी ईटी ट्यूब है इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अब बच्चे का रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगा। इस विधि से क्या होता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन से क्या होता है, हम डायरेक्ट O2 की सप्लाई देते हैं। यहाँ फीटस नहीं है, फीटस नहीं रहा, अब वो चाइल्ड होगा, नियोनेट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे नियोनेट को हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, O2 की सप्लाई दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए सभी को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन समझ आया या रिपीट करूं फिर से? एंडोट्रैकियल ट्यूब लिखा है ना यहाँ पे, देखिए ये राइल्स ट्यूब भी होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी होती है, राइल्स ट्यूब भी होती है, लेकिन बच्चे की ट्यूब को एंडोट्रैकियल ट्यूब ही बोलेंगे। वो तो हम स्टमक में यूज करते हैं। समझ, आप जो बोल रहे हो नोज के थ्रू स्टमक में डालते हैं, आपने पढ़ा होगा उसके अंदर, कौन से सब्जेक्ट है आपकी, एक और व्यवहार आयुर्वेद, उसके अंदर पढ़ा होगा, जब हम स्टमक को एम्प्टी करवाते हैं तो राइल्स ट्यूब एंटर करवाते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो वो तो हम ईसोफेगस में एंटर करवाते हैं, लंग्स में एंटर नहीं करवाएंगे उनको। हाँ, गैस्ट्रिक लवाज, सही बोला आपने, उनके अंदर यूज करते हैं। अभी आप ये बताइए, आपको एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन है ये समझ में आया सभी को? नहीं, रिसक्सिटेशन तो हम सबके अंदर करेंगे, जो ABC पॉइंट है इनको तो हम सबके अंदर करेंगे। मैं कल से बार बार आपसे बोल रही हूँ कि जैसे ही वो अलग हुआ है तो बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे एकदम से क्या करना होता है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। ये हम हेल्प करने के लिए कर रहे हैं कि अब ऐसे आपको ऑक्सीजन लेना शुरू करनी है, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो सभी के लिए, हेल्दी हो चाहे वो बीमार हो, सभी के लिए ये तो एयरवे ABC सभी के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है, हो सकता है सभी बच्चों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर म्यूकोनियम सक नहीं किया है, लोअर जो एयरवेज हैं उसके क्लीन है, तो वहाँ हमें इतना परेशान करने की ज़रूरत कहाँ आ रही है कि उसके अंदर ईटी ट्यूब डालेंगे और ये सब करेंगे। वहाँ इन दो पोजीशन, इनसे भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो करवाना ही करवाना है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, जैसे हमने फिंगर से क्लीन किया, उसकी बक्कल कैविटी को फिंगर से क्लीन किया, ये तो सबके अंदर करना है, चाहे उसके मुंह में म्यूकोनियम है कि नहीं है, एक बार सबका ही क्लीन करना है, ठीक है ना? आया समझ? ठीक है। तो आपका, हाँ, और कुछ पूछना चाहते हो? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं? ओके, ठीक है। तो एयरवेज हो चुका है अपना। अब सेकंड पॉइंट है हमारा इनिशिएटिंग ब्रीदिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशिएटिंग ब्रीदिंग। अब हमें उसका क्या है, ब्रीदिंग स्टार्ट करवानी है एयरवे को हम, यानी कि अब उसको O2 जब वो अंदर लेगा तो उसके लिए हमने एयरवे क्लीनिंग में क्या किया है, पूरा रास्ता क्लीन किया है, जिससे O2 को नोज से जा रही है या मुंह से जा रही है, कहीं से भी जा रही है, तो उसको क्या है, वहां तक, लंग्स तक पहुंचने तक कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम का मतलब है कि जो भी अभी सिक्रीशन पड़े थे उनकी वजह से O2 जो है कम्प्लीटली पहुंच नहीं पा रही थी, तो हमने उसका एयरवे क्या कर दिया, क्लीन कर दिया बिल्कुल। अब क्या है, बच्चे को ही खुद से क्या करना है, ब्रीदिंग इनिशिएट करना है। अब आप ये सोच रहे होगे, वैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, अगला पूरा एक चार्ट फॉर्म में समझाऊंगी कि इसमें कई घंटे लगते होंगे। घंटे नहीं लगते, विद इन मिनट से ये काम करने हमें, विद इन मिनट से काम करने हैं। उसका एयरवे क्लीन करना है, ब्रीदिंग स्टार्ट करानी है। बच्चे के पास टाइम थोड़ी ना है, ऑक्सीजन लिए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता 1 मिनट तक भी। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा इतना लंबा प्रोसीजर है तो 2 घंटे तो लग ही गए होंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको टाइम लिमिट बताऊंगी इसकी कितना लगेगा। तो सबसे पहले एयरवे को क्लीन कर दिया, यानी कि अब O2 के लिए हमने उसका रास्ता साफ कर दिया है। अब O2 को आना है लंग्स में और बच्चे का रेस्पिरेशन शुरू कराना है। तो उसके लिए भी क्या है,
नर्वस सिस्टम को भी तो एक्टिवेट होना पड़ेगा जिससे लंग्स अपना काम करना शुरू करें। तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन करवाएंगे। टैक्टाइल स्टिमुलेशन में क्या किया, उसको रब कर लिया, हाथ पैरों को रब कर लिया, थोड़ी बहुत हल्के हल्के हाथ से उसके अंदर थपकी मार दी। यानी कि क्या है, नर्वस सिस्टम को हमें क्या करना है, स्टिमुलेशन देना है, जिससे जो है वो रेस्पिरेशन शुरू करे, बच्चे के अंदर थोड़ा सेंसेशन आए और रेस्पिरेशन उसका स्टार्ट हो। ठीक है, एक तो हो गया। इसके अंदर 2 प्रोसीजर थे, अभी बताया था मैंने आपको, एक था टैक्टाइल स्टिमुलेशन, दूसरा है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर क्या होगा, ये सुनिएगा। यदि नियोनेट एपनिया, एपनिया यानी कि उसकी जो हार्ट रेट है, नॉर्मली जो बच्चे की हार्ट रेट है नॉर्मल चाइल्ड की 120 to 140 होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के 100 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। 100 से कम पे काम नहीं चला पाएगा बच्चा, इतनी अगर उसकी हार्ट रेट कम है तो फिर क्या करना है। अब देखो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया। हार्ट की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हार्ट ने ब्लड को पंप किया और इस ब्लड के अंदर क्या है, O2 है। ब्लड के अंदर क्या है, O2 है। ब्लड के थ्रू ये O2 सारे टिश्यूज़ के पास, सारी सेल के पास जा रही है। मेन जो काम है वो तो यही है ना इसका। तो यहाँ पे हुआ क्या, यानी कि अगर उसकी हार्ट रेट कम होगी तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे आएगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी में। अगर बच्चे की हार्ट रेट कम है, इसका मतलब क्या है, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा है, और हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, इसका मतलब सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा, और अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो O2 का फ्लो सही से नहीं चल रहा, यानी कि सेल के पास, टिश्यू के पास अब O2 टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें मेन काम क्या करना है, अगर बच्चे की हार्ट रेट हमें कम देखने को मिली तो हमें क्या करवाना है, ऑक्सीजन का फ्लो कराना है। अब हमें बाहर से उसे ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो तो इतना कैपेबल नहीं है अभी कि वो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई करवा सके। इसलिए हमें क्या करना है, उसको O2 देनी है बाहर से, जिससे क्या है, कम से कम रेस्पिरेशन तो ढंग से चले उसका, हर सेल और हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच पाए। तो उसके लिए अगर हार्ट रेट कम है तो फ्री फ्लो ऑक्सीजन का प्रयोग करना है हमें, बाहर से हमें उसे ऑक्सीजन देनी है। अब बाहर से ऑक्सीजन कैसे देंगे, जो ऑक्सीजन का मास्क होता है, O2 मास्क होता है, उसी तरीके से देंगे, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, बैग एंड मास्क हाँ, तो इसके अंदर क्या करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे। आप लोगों ने अम्बू बैग देखा है, देखा है आप लोगों ने, हाँ हाँ, तो यहाँ पे अम्बू बैग यूज कर रहे हैं हम। जिन लोगों ने अम्बू बैग नहीं देखा है वो अभी के अभी गूगल पर डायग्राम देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अम्बू बैग से हम क्या करवाएंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अब अम्बू बैग से कैसे देना है हमें, तो उस अम्बू बैग आपने देखा होगा, तो उसमें नोज और माउथ को कवर करने के लिए एक मास्क होता है। अब ऐसे मुझे मेरा डायग्राम अच्छा नहीं आता, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते, ठीक है, तो आप लोग खुद से समझिएगा कि उसमें एक तरीके का मास्क होगा, पीछे तो क्या होता है, एक फूला हुआ पॉलीथीन जैसा पार्ट होता है और आगे एक मास्क जैसा लगा होता है, और वो जो पीछे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है हम उसको बार बार क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, डायरेक्ट जो ऑक्सीजन होती है वो बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच पाती है। तो इसमें करेंगे क्या हम, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में नियोनेट के एयरवे को क्लीन करके, यानी कि पहला प्रोसीजर कर लिया हमने, एयरवे को क्लीन कर चुके हैं हम, उसके बाद बैग व मास्क से मुंह और नाक को ढक करके, अगर आप अम्बू बैग से उसको रेस्पिरेशन दे रहे हो तो इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि उसका मुंह और नाक दोनों उससे कवर होने चाहिए। अगर आपने अम्बू बैग को आँख पे रख दिया तो कितना भी आप उसको प्रेस करते रहो, ऑक्सीजन जाएगी क्या लंग्स तक, नहीं जाएगी। तो जिसका जो एरिया है, जो रास्ता है, वहाँ पे होना चाहिए। तो मुंह को और नोज़ को क्या करना है हमें, अम्बू बैग से जो मास्क है उसका, उससे कवर करना है। उससे जब हम ढक देंगे तो 40 to 60 पर मिनट इस स्पीड से हमें बार बार क्या करना है, बैगिंग को इनिशिएट करना है, यानी कि जैसे हम उसे बाहर से अपने हाथ से प्रेस करना है वो इस स्पीड से करना है, 40 to 60 पर मिनट, बार बार उसको प्रेस करते जाएंगे। तो इससे बैगिंग को क्या करना है, इनिशिएट कर देना है, जिससे चेस्ट मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब चेस्ट मूवमेंट तो स्टार्ट होना ही है, उसमें हम अपना भी फंडा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर से एयर जा रही है, मुंह में जा रही है, लंग्स तक पहुंच गई, अब एयर आएगी तो वो स्पेस तो लेगी, स्पेस लेगी तो क्या होगा, अपने आप ही जो चेस्ट है वो क्या हो जाएगी, जो लंग्स हैं वो एक्सपांड हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर से हवा जा रही है
तो जगह लेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे हम भी पढ़ते हैं कि हमारी वायु है वो कहीं भी जाएगी तो वहाँ पे अपना स्थान घेरेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जा रही है जगह ना ले। तो वहाँ पे जैसे ही क्या होगा, जैसे ही वो जगह लेगी और जगह लेगी तो क्या होगा, चेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा देखो, हम इसको अपनी वायु से कोरिलेट करें, हमने एक तरह से क्या किया है, वायु का प्रवेश करवाया है, और वायु में क्या होता है, चल गुण होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका चेस्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी ब्रीदिंग को क्या करवाएंगे, इनिशिएट करवाएंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बैग कौन सा यूज कर रहे हैं, हम अम्बो बैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना इसमें, मेंटेनिंग सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें वही पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया अभी जो हमने अम्बो बैग से दिया। अगर उसकी हार्ट रेट कम है, हार्ट रेट कम है तभी तो हम उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं, अम्बो बैग की हमें ज़रूरत पड़ी। अगर हार्ट रेट सही है तो ज़रूरत ही नहीं है। यदि 15 से 30 सेकंड तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि जो अम्बो बैग हम यूज़ कर रहे हैं 15 से 30 सेकंड तक हमने यूज़ किया, फिर भी क्या हो रहा है, उसकी हार्ट रेट जो है वो 60 से 80 ही रह रही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो हमें उसको क्या देना है, CPR देना है, ठीक है। फिर उसको हमें क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से चेस्ट कंप्रेस करना है। तो ये आपको क्लियर है तीनों पॉइंट सभी? ओके। कोई डाउट है किसी को इसमें? क्या स्टेप्स है?